नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। कारगिल विजय दिवस पर सीएम धामी का सैनिकों को 3 गुना तोहफा, 1.5 करोड़ हुई परमवीर चक्र विजेताओं की अनुदान राशि। उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूल का होगा सुरक्षा ऑडिट। राजस्थान हादसे के बाद सीएम धामी हुए सख्त, जर्जर भवनों में नहीं बैठेंगे अब बच्चे। सभी स्कूल भवनों की समय पर होगी दिशा निर्देश की जांच। उत्तराखंड के अस्पतालों में शव वाहन न होने पर मानवता पर सवाल। स्वास्थ्य विभाग के पास सिर्फ 10 शव वाहन। जिला व उप जिला अस्पताल की हालत चिंताजनक। देहरादून जिला अस्पताल में खुलेगा पुनर्वास केंद्र। दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर मिलेगी सभी सुविधाएं। फिजियोथेरेपी और काउंसलिंग में भी होगी उपलब्ध। हरिद्वार जिला सहकारी बैंक में प्रशासनिक कार्रवाई। लापरवाही पर 2 शाखा प्रबंधक निलंबित। 8 शाखा प्रबंधकों का रोका गया वेतन। 15 अगस्त तक कंप्यूटरीकरण और सौंदर्यीकरण के दिए निर्देश। देहरादून में स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को फ्री बस यात्रा की सौगात। स्मार्ट सिटी बसों में लागू हुई निःशुल्क यात्रा सुविधा। बसों में लगाए जाएंगे जानकारी के विशेष फ्लैक्स। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है, जहां कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम मनाया गया। सीएम धामी गांधी पार्क में 2 शहीदों की श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी श्रद्धांजलि दी। विधायक खजान दास, सांसद नरेश बंसल ने श्रद्धांजलि दी। कैंट विधायक सविता कपूर ने भी श्रद्धांजलि दी। वीर शहीदों को परिजनों के सीएम धामी ने किया नमन। पूर्व सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक भी कार्यक्रम में हुए शामिल। विधायक खजान दास, सांसद नरेश बंसल ने दी श्रद्धांजलि। विधायक खजान दास, सांसद नरेश बंसल ने दी श्रद्धांजलि। कैंट विधायक सविता कपूर ने भी दी श्रद्धांजलि। वीर शहीदों के परिजनों को सीएम धामी ने किया नमन। पूर्व सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक कार्यक्रम में शामिल। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम देहरादून में मनाया गया। सीएम धामी गांधी पार्क में 2 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी दी श्रद्धांजलि। विधायक खजान दास, सांसद नरेश बंसल ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीण मतदाताओं का रुख राजनीतिक दलों के भविष्य को तय करेगा। प्रथम चरण में 39 विकास खंडों में मतदान हुआ, जिसमें 47.74 लाख से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में छोटी सरकारों के गठन की ओर मजबूती से कदम बढ़ाए गए हैं। चुनाव पर बार बार मंडरा रहे आशंकाओं के बादलों के छटते ही मौसम की दुश्वासियों के पीछे छोड़ मतदाताओं ने पहले चरण के मतदान में उत्साह से भाग लेकर राजनीतिक दलों को गुड़भाग के लिए विवश कर दिया है। संख्या बल में राज्य के इसी सबसे बड़े वर्ग यानी ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन जिसके पक्ष में भी झुका है। पंचायतों के साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में उसी दल के हाथों में सत्ता का चाबी रहेगी। उन मतदाताओं के रुख को भांपना आसान नहीं है। इसी कारण बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी मजबूती से अपनी नजर बनाए हुई हैं। उन्हीं नजरें मतपेटियों से बंद समर्पित प्रत्याशियों के भाग पर टिकी हैं। इन प्रत्याशियों के भाग के साथ ही राजनीतिक दलों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश में 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए प्रथम चरण में 49 विकास खंडों में गुरुवार को चुनाव संपन्न हो गया। 6049 पदों के लिए 17,829 प्रत्याशियों का भाग मतपेटियों में बंद हो गया। दूसरे चरण के लिए मतदान 28 जुलाई को होना है। इस चुनाव में कुल 47.74 लाख से अधिक मतदाता है। मतदाताओं का यह वर्ग कुल मतदाताओं 85.07 लाख का 56% से अधिक है। इसमें हरिद्वार जिले में पंचायत के मतदाता शामिल नहीं है। इन्हें शामिल करने पर यह आंकड़ा 60% के पार होना तय है। इस प्रकार विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 42 से अधिक सीटों पर गांवों के मतदाता निर्णायक स्थिति में है। पंचायत चुनाव को दोनों ही राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में ले रहे हैं। प्रथम चरण में जिन पंचायतों में चुनाव हुए हैं उनमें अधिकतर पर्वतीय व दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। इन क्षेत्रों में पंचायतों का चुनाव समर रोचक रहने जा रहा है। भाजपा ने जहां विकास योजनाओं के साथ ही डबल इंजन भ्रष्टाचार पर कड़े रुख को लेकर ग्रामीण मतदाताओं के बीच दस्तक दी है, तो
तो वहीं कांग्रेस ने दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की धीमी चाल को मुद्दा बनाया है। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस पर भी मुख्य विपक्षी दल ने सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस को नगर निकाय चुनाव में शहरी क्षेत्रों से सटे पर्वतीय और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली थी। पंचायत चुनाव में वोटिंग के इसी ट्रेंड से उसे अधिक उम्मीदें हैं। यह अलग बात है कि भाजपा को अपने चुनावी ब्रांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही डबल इंजन के सहयोगी से हो रहे विकास कार्यों पर अधिक भरोसा है। इसका परिणाम नगर निकाय चुनाव में सभी 11 नगर निगमों पर भाजपा के कब्जे के रूप में सामने आ चुका है। सत्ताधारी दल मान रहा है कि पंचायत चुनाव में उसे और अधिक जन समर्थन मिलेगा। सभी चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब से सरकार बनी है, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है और तेज गति से विकास को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या हमारे नगर निकाय के चुनाव हो, और आप पंचायत के चुनाव में भी पहले चरण के मतदान से स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में मतदान हुआ है। दूसरे चरण में बड़ा मतदान होगा और सभी जगह की इन पंचायतों त्रिस्तरीयों में भी जो बहुत महत्वपूर्ण त्रिस्तरीय चुनाव है, जो ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम इकाई तक विकास को पहुंचाते हैं, जो प्रतिनिधि उनको चुनने का चुनाव है, उस चुनाव में यहाँ की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देकर विकास की गति को और तेज करेगी। बात है, ये उत्तराखंड की जागरूकता और उत्तराखंड का साक्षरता प्रतिशत बताता है कि इतने खराब मौसम के बाद और भौगोलिक विषमताओं के बाद यदि हमारा प्रतिशत इतना बेहतरीन रहा है पंचायत चुनाव में, तो मैं सल्यूट करती हूँ उत्तराखंड की जनमानस को, जिन्होंने बहुत ही एकाग्रता के साथ, जागरूकता के साथ इस चुनाव में प्रतिभाग किया और उन्होंने समझा कि पंचायत चुनावों का महत्व क्या होता है। वो आधारशिला होते हैं, वो बुनियाद होते हैं किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम के। तो इसी के ऊपर तो इमारत खड़ी होनी है, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन जो हमारा आधार है वो पंचायत चुनाव है। और ये क्योंकि छोटे सरकार के चुनाव होते हैं और गांव के चुनाव होते हैं, ग्रामीण अंचलों के चुनाव होते हैं, ऐसे में लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इससे सुखद बात और कुछ नहीं हो सकती। उत्तराखंड का चुनाव है, उसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद करता हूं। और इस चुनाव में जो देखने वाली बात आई है कि चुनाव प्रतिशत बड़ा है, और ये जो बढ़ा हुआ चुनाव प्रतिशत है, ये बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी की वर्तमान नीतियों के खिलाफ है, और जो विकास पर उनके झूठे जुमले हैं उनके खिलाफ है। अब जो दूसरा चरण का चुनाव है, निसंदेह लोगों ने मन बना दिया है। और आपको पहले से बता दें कि इस चुनाव में जो बीजेपी, पहले तो बीजेपी की रणनीति ये रहती है जो जीत जाते हैं उनको अपना बताते हैं, पर उनके जो आधिकारिक अभी जो हैं वहां पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हार रहे हैं और निर्दलीय, और खास तौर पर जो यूकेडी के जो समर्पित और जो यूकेडी के जो लोग हैं जो चुनाव में हैं वो जीत के आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 49 विकास खंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 68% मतदान हुआ। कई बूथों पर रात तक मतदाताओं की कतार लगी रही। इसी दौरान कुल 63% पुरुष और 73% महिलाएं मतदाताओं ने मतदान किया। बृहस्पतिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह ठीक 8 बजे शुरू हो गया था। शुरुआत के 2 घंटे तो मतदान कुछ हल्का रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ता चला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों ने भी अपने गांव की सरकार के लिए वोट किया। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण के मतदान में जबरदस्त उत्साह दिखा। उन्होंने बताया कि चुनाव में मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों से लेकर आपदा प्रबंधन समेत सभी विभागों के बीच तालमेल बेहतरीन रहा। आपको बता दें कि पहले चरण में 17,829 प्रत्याशियों का भाग मतपेटियों में कैद हो गया है। अवगत रहना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण में मतदान जो है दिनांक 24 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी ढंग से जो है संपन्न हो चुका है। प्रथम चरण के लिए राज्य में सभी जनपद हरिद्वार को छोड़कर 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में जो हमारे स्थापित मतदान स्थल थे, जिसकी संख्या 5,823 थी, इनमें जो है प्रातः 8 बजे मतदान की प्रक्रिया सकुशल प्रारंभ हुई और प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रथम चरण में समग्र रूप से कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव में जिस तरह से आम जनता ने मतदान में प्रतिभाग करके उत्साह दिखाया, वो निश्चित रूप से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, डबल इंजन सरकार के द्वारा जो
प्रदेश के विकास के लिए चौमुखी विकास जो किया गया है उस पर उसके प्रति आम जनता ने उत्साह दिखा है और डबल इंजन की सरकार के कामों को गांव में भी और अधिक गति मिले, इसके लिए आम जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के प्रति उत्साह दिखा है। निश्चित रूप से सभी सीटों पर, चाहे प्रधान की सीट हो, चाहे क्षेत्र पंचायत की हो, चाहे जिला पंचायत की हो, भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक कार्यकर्ता इस चुनाव में जीतने वाले हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में खासकर मतदान का बोझ महिलाओं के कंधे पर टिका है। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान ने यह साफ कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में यह बड़ा सिस्टम आधी आबादी के कंधों पर ही टिका है। इस बार महिला वोटर पुरुष मतदाताओं के मुकाबले ज्यादा जागरूक दिखे हैं। महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले करीब 10% ज्यादा वोट किया है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला ही पहाड़ का संबल बनी हुई है। 12 जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने अच्छा खासा जोश देखने को मिला, जिसमें पहले चरण में कुल 49 ब्लॉक में चुनाव में 68% मतदान हुआ। निर्वाचन को उम्मीद है कि 28 जुलाई को होने जा रहे दूसरे चरण में भी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा होगी। 30 जुलाई को ही साफ हो जाएगा कि पहाड़ की ये महिलाएं अपनी छोटी सरकार में किसको चुनती हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग क्षेत्र में रविवार को भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने यात्रा को फिलहाल गौरीकुंड से अस्थायी रूप से रोक दिया है। घटना की सूचना मिलती है एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और सतर्क से राहत कार्य शुरू कर दिया। टीम ने मार्ग पर ऊपर फंसे लगभग 100 यात्रियों को सुरक्षित पार कराया। वहीं पीडब्ल्यूडी के मजदूरों द्वारा वैकल्पिक मार्ग निर्माण का कार्य जारी है। एसडीआरएफ की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी और सहायता कार्य में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द यात्रियों का आवागमन फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। यात्रियों से प्रशासन ने संयम और सहयोग की भी अपील की है। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड क्षेत्र में देर रात पहाड़ी दरकने से केदारनाथ जाने वाली पैदल मार्ग मलबे और पत्थरों से बाधित हो गया। स्थिति को देखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग को साफ करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। केदारनाथ से लौट रहे यात्रियों को सुरक्षा बलों की मदद से सुरक्षित रास्ते से पार कराया जा रहा है, जबकि गौरीकुंड से धाम की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के मार्ग पूरी तरह से खुलने तक रोक दिया गया। मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क से कार्य कर रही हैं। प्रशासन ने यात्रियों से संयम बनाए रखने और निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। खबर हरिद्वार से, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर जिला सहकारी बैंक हरिद्वार में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। कामकाज और लापरवाही और प्रदर्शन में गिरावट को देखते हुए बहादुराबाद शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक प्रशांत शुक्ला और प्रबंधक देव नारायण चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ ही प्रदर्शन में पिछड़ रही 8 अन्य शाखाओं के प्रबंधन के वेतन पर भी रोक लगाने के आदेश दिए गए। यह निर्णय रुड़की के बीटीगंज मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर निबंधक डॉक्टर आनंद एडी शुक्ला ने की। बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन शाखाओं का एनपीए 10% से अधिक होगा वह वेतन रोका जाएगा और एनपीओ को 68 करोड़ से घटकर 40 करोड़ तक लाने का लक्ष्य तय किया गया। साथ ही जिन शाखाओं में डिपॉजिट 10 करोड़ से कम, उन्हें 20 करोड़ तक ले जाने का टारगेट मिला है। 15 अगस्त तक सभी शाखाओं में कंप्यूटरीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य भी अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, इसमें कल पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया था और जीएम कोऑपरेटिव मैडम के साथ ही परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया, जिसमें हमारी जो टोटल ब्रांचेस हैं, जिसमें अगर किसी ब्रांच का 10% से ऊपर एनपीए है तो उसमें सभी बैंक मैनेजर्स को हमने उनकी वेतन वृद्धि रोक दी है, वेतन रोक दिया है। और इसके अलावा 2 बैंक मैनेजर्स ऐसे थे जिनकी बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस थी, तो उसको लेके उनको सस्पेंड किया गया है। खबर नैनीताल से, जहां पूरे देश के साथ कदम ताल करते हुए कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद जवानों को याद किया गया। इस दौरान स्थानीय कारगिल शहीद राजेश अतकारी का नमन करते हुए सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
तल्ली ताल में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीद राजेश अधिकारी के स्मारक पर फूल मालाएं चढ़ाई, उनका स्मरण भी किया। बताते चले कि कारगिल युद्ध के दौरान शहीद राजेश अधिकारी ने सरहद पर दुश्मन फौजियों से न सिर्फ मोर्चा लिया बल्कि घुसपैठियों के कब्जे से भारतीय बंकरों को खाली कराने में अहम भूमिका का निर्वहन किया था। समुद्र तल से करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर सेना की 18 ग्रेनेड के 10 जवानों की टोली की अगुवाई करने वाले जाबाज राजेश अधिकारी का जन्म 1970 में इस पर्यटक नगरी में हुआ था। 30 मई 1999 में कारगिल की तोलोलिंग चोटी पर बकरों पर फिर से भारतीय फौज का कब्जा कराने के लिए इस बहादुर अधिकारी को गोली लगने से जान गंवानी पड़ी थी। कारगिल दिवस को हम लोगों ने धूमधाम से मनाया और जो लोगों ने अपनी जान दे रखी जैसे राजेश अधिकारी जी को, तो उनको नमन किया और उन सब लोगों को हमने बहुत धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से हम लोग कारगिल वॉर जीते हैं। और आज यहाँ वृक्षारोपण भी हो रहा है साथ साथ, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो सब लोगों को कारगिल दिवस की बहुत बहुत बधाई। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने उत्तराखंड से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। उन्होंने बताया कि इस विशेष रूप से नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार 26 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील क्षेत्रों में नजर बनाए हुए है। करेंगे 27 और 28 तारीख को, तो 27 में जो शाम रात से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसमें जो बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और अन्य जो पर्वतीय जनपद हैं जैसे रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो वहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे ही फिर जो 28 तारीख में भी जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और अन्य पर्वतीय जनपदों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों में भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कम है, तो जो है इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा जो है 29 और 30 में भी मिल सकती है। फिलहाल वक्त तक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर हरिद्वार से, जहां आज शौर्य और बलिदान का गौरवमयी क्षण कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने और उनके परिजनों का सम्मान करने के लिए रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शहीद परिवारों की मौजूदगी में पूरे जिले के लिए गौरव की बात बताते हुए उन्हें सम्मानित किया और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने वाले भरोसा भी दिलाया। डीएम ने साफ कहा, शहीदों के परिजनों की सेवा प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। भांति 26 को करगिल विजय दिवस यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें कि वीर नारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही पूर्व सैनिक यहाँ पर जो हमारे जनपद में वो भी आए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सभी को हम लोगों ने आश्वस्त भी किया है कि जो भी पूर्व सैनिक हैं या उनके परिवारजन हैं, उनके लिए उनके कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है उनको, तो ज़रूर उसको हमको बताएं, उसको प्राथमिकता के रूप में सॉल्व करेंगे। और जिला प्रशासन, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जो पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही है, उसके क्रियान्वयन में भी हम लोग उसको मॉनिटरिंग करेंगे, तेजी लाएंगे। किसी की भी कोई भी समस्या है, हमारे जनपद में हमने नोडल ऑफिसर्स भी नामित कर रखे हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान। खबर हरिद्वार से, जहां बादराबाद में संचालित एक प्राइवेट फिटनेस सेंटर में एक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा के निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली। आरटीओ ने सेंटर संचालक को तमाम तकनीकी कमियों के समय पर समाप्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। खामियों को दूर करने पर भी विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। निरीक्षण में पाया गया कि सेंटर में लगे वॉइस कैमरों का कंट्रोल परिवहन कार्यालय में नहीं है। इसे मनमानी करार देते हुए आरटीओ ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। तत्काल कंट्रोल लिंक कार्यालय में जोड़ने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही शिकायत पेटी लगवाने की अनिवार्यता पर भी जोर दिया। स्पष्ट किया कि शिकायत पेटियां की चाबी केवल विभागीय अधिकारियों के पास रहेगी और वही पेटियां खुलवाकर शिकायत देखेंगे। विभागीय अधिकारियों ने वाहनों की फिटनेस जांच में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया है। कहा, भविष्य में सभी गाड़ियों की जांच सिर्फ ऑटोमेटिक मशीनों से की जाए, जिससे वाहनों की फिटनेस से छेड़छाड़ की आशंकाओं से मुक्त हो रखा जा सके। आरटीओ ने कहा कि वाहन स्वामियों की संतुष्टि विभाग की प्राथमिकता है, इसलिए इससे तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
देखिए, फिटनेस सेंटर यहाँ पे जो बहादुराबाद में एक प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, तो आज उसका हमारे कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे काफ़ी कमियां पाई गई हैं, जैसे कि एंटर करते ही 1064 का पोस्टर नहीं था, उसके लिए इनको बोला गया है। वॉइस कैमरे का एक्सेस आरटीओ ऑफिस को देने के लिए बोला गया है। उसके बाद एक सुझाव शिकायत पेटी का यहाँ पे रहेगी तालाबंद, जिसकी चाबी की आरटीओ ऑफिस में रहेगी, उसके लिए यहाँ पे इनको बोला गया है। उसके बाद जब यहाँ पे फिटनेस लेन में आके गाड़ियों को चेक किया गया, तो उसमें पाया गया कि गाड़ी जो चेक हुई है, 2 गाड़ियाँ इनफैक्ट जो चेक हुई हैं, उनमें स्पीड गवर्नर नहीं था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये लाइनें लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावनाएं जगाती हैं। हल्द्वानी में आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शहीद पार्क हल्द्वानी में पूर्व सैनिक, सांसद अजय भट्ट, मेयर समेत जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्हें सभी सैनिकों के बलिदान को याद किया गया, जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सेना का सम्मान सर्वोपरि है और कारगिल युद्ध के दौरान जिन लोगों के अपने प्राणों की आहुति दी, उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। ये शौर्य, त्याग, तपस्या, समर्पण का दिन है। आपको पता है कि 99 में हमारे सैनिकों ने किस तरह से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। पहले तो जब अंदर आए उस समय लोकल आतंकवादी समझे, लेकिन बाद में जल्दी समझ में आ गया कि ये सैनिक भी हैं और वहाँ के जो घुसपैठिए हैं वो भी हैं। केवल एक सामान्य युद्ध नहीं था। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के कौशल की, भारतीय सेना के पराक्रम की, भारतीय सेना के साहस का एक मिसाल कायम की। कारगिल युद्ध के बाद पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि भारतीय सेना कैसी है, और जिस प्रकार अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दुनिया की आंखें खुली भारत की टेक्नोलॉजी को देख करके, भारत के हथियारों को देख करके, उसी प्रकार 1999 में भी ऑपरेशन विजय के बाद में दुनिया को पता चला कि भारतीय सेना आज कहां पर है। एक गर्व से सर उठाने का जो ये अवसर है, जो कारगिल विजय दिवस है, और बेहद ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी। और जिस प्रकार से देखिए लगातार पाकिस्तान ने आतंक का जो एक जाल फैलाकर पूरी तरीके से भारत को घेरने का प्रयास हमेशा करा है, और आज बड़े दुख का विषय है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का उपाध्यक्ष बना हुआ है। ये हमारी बड़ी कूटनीतिक विफलता है। अभी हम इतना बड़ा हमला पहलगाम में हमारा हुआ, उसके बाद 3 दिन की हमारी जंग हुई। हमारी सेना, जितने लोग सेना में हैं उन सबको मैं प्रणाम भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। देहरादून में जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को बड़ी राहत दी है। जिलाधिकारी सवित बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान परिजनों ने स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों की निःशुल्क यात्रा की मांग रखी, जिसे सुनते हुए डीएम ने स्मार्ट सिटी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा तुरंत प्रभाव से लागू कर दी, आदेश जारी कर दिए। डीएम बंसल ने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत लिया गया है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत शहर के सभी स्मार्ट सिटी बसों में पहली पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को अब निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। सुविधा की जानकारी आम जनता को देने के लिए बसों में विशेष फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने जिला प्रशासन से इस त्वरित फैसले का स्वागत भी किया है। देखिए, ऑनरेबल सीएम के भी स्पष्ट निर्देश हैं और उसी स्पिरिट से देहरादून जिले में जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न संगठनों के लिए, तो इस क्रम में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या उनके सम्मानित उत्तराधिकारी हैं, उनकी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और किसी भी तरह से उनका हम सुगमता बढ़ा सकते हैं, तो वो प्रशासन लेवल पे, जिले लेवल पे जो हो सकता है उसको यहीं से किया जाता है, और जो शासन को रिक्वेस्ट करनी होती है वो ड्यूली शासन को रिकमेंड की जाती है। देहरादून में आड़त बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर पहुंच गई है। प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण योजना को आगे बढ़ाने के आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दिया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बंशीधर तिवारी ने बताया कि नई जगह का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रभावित व्यापारियों के लिए मुआवजा राशि और नई दुकानों का आवंटन करने की सूची भी तैयार हो चुकी है, जिससे HADCO से मंजूरी भी मिल चुकी है।
प्लॉट का सीमांकन कार्य जारी है, जिससे पूरा होते ही सभी व्यापारियों को नई जगह आवंटित कर दी जाएगी। मुआवजा वितरण भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन की कोशिश है कि बाजार के विस्थापन के बाद सड़क चौड़ीकरण का काम शीघ्र शुरू हो सके। देखिए, आड़त बाजार जहाँ शिफ्ट किया जाना है उस पर हमने निर्माण कार्य जो होने थे कर दिए हैं, और कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनको केवल धनराशि के रूप में ही प्रतिकर उनको दिया जाना है। कुछ लोगों को जगह दी जानी, वो भी हमने सूची बना लिया है और हड़कों से उसका सैंक्शन भी हो गई है। तो हम उसका जो मुआवजा है, जो प्रतिकर है, उसका वितरण सुनिश्चित करेंगे। और जहाँ पर शिफ्ट किया जाना है वहाँ पर भी प्लाट का डिमार्केशन काम चल रहा है, उसको भी आवंटन करके जगह उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सभी लोग विस्थापित हों और जो रोड चौड़ीकरण है उसका काम शुरू किया जा सके। तो लगातार बैठकें की हैं और आपसी सहमति बना करके सबसे विकल्प लिए हैं और विकल्प लेकर के ही। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। के न्यूज़, खबरों का सारथी।